गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आज फाइनेंस की दुनिया की एक गुत्थी सुलझाते हैं। हमारे सामने जो स्रोत है उसका शीर्षक है रेशियो एनालिसिस के सिद्धांत और उद्देश्य। अब ये जो शब्द है रेशियो एनालिसिस या अनुपात विश्लेषण सुनने में थोड़ा थोड़ा भारी भरकम लगता है, जैसे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ही बना हो। लेकिन आज हमारा मकसद इसे आसान बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या, और किसी भी इन्वेस्टर, मैनेजर या बस किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। इसे एक तरह की वित्तीय जासूसी का टूलकिट समझिए। तो इस जासूसी का पहला नियम क्या है? आखिर ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है? वित्तीय जासूसी? ये शब्द बिल्कुल सही है। इसे आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक एक्सरे समझिए। सोर्स के मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने का एक तरीका है। इसमें हम अलग अलग आंकड़ों को एक दूसरे से भाग देकर उनके बीच का जो रिश्ता है, मतलब रेशो, वो निकालते हैं। सिर्फ ये देखने के बजाय कि कंपनी ने 100 करोड़ का मुनाफा कमाया, हम ये पूछते हैं कि ये 100 करोड़ का मुनाफा कितनी बिक्री पर कमाया, और यहीं से असली कहानी निकल कर आती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स को देखना नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों को समझना है। तो ये जासूसी का काम करता कौन कौन है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के लिए ही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ बताता है कि इसके उपयोगकर्ता कई हैं। निवेशक जो ये तय कर रहे हैं कि अपनी मेहनत की कमाई कहाँ लगाएं। बैंक और लेनदार हैं जो लोन देने से पहले कंपनी की सेहत जांच रहे हैं। और सबसे बढ़कर कंपनी के अपने मैनेजर्स, जिन्हें ये जानना होता है कि भाई जहाज सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ सतही बातों से आगे बढ़कर कंपनी की असलियत जानना चाहता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक निवेशक की नजर से देखते हैं। मान लीजिए हमें एक कंपनी में पैसा लगाना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जाहिर है कि क्या वो कंपनी पैसा कमा भी रही है या नहीं। और यहीं से स्रोत का पहला उद्देश्य शुरू होता है, लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी को मापना। बिल्कुल, ये पहला और सबसे बुनियादी सवाल है। क्या दुकान खुली रहने का कोई फायदा हो भी रहा है? इसके लिए स्रोत नेट प्रॉफिट रेशियो का उदाहरण देता है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कंपनी ने कुल 100 रुपए का सामान बेचा और सारे खर्चे, कच्चा माल, किराया, सैलरी, ब्याज, टैक्स, सब कुछ निकालकर आखिर में उसकी जेब में 5 रुपए बचे। तो उसका नेट प्रॉफिट रेशियो हुआ 5%। हाँ, 5%। ये सीधा सीधा बताता है कि कंपनी अपनी बिक्री को असली मुनाफे में बदलने में कितनी कुशल है। 5% मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर 5 रुपए की असली कमाई। ये तो बहुत साफ तस्वीर देता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी। मान लीजिए एक कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा है, 20% है। प्रॉफिट तो शानदार है, पर क्या हो अगर वो सारा मुनाफा सिर्फ कागज पर हो और उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी कैश ना हो? यह हमें अगले जरूरी पहलू पर लाता है।
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यही हमें दूसरे उद्देश्य की ओर ले जाता है, लिक्विडिटी, मतलब तरलता की जांच करना। प्रॉफिट और कैश ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसे ऐसे समझिए, आपकी सालाना सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन महीने की 28 तारीख को अगर आपकी जेब में रात के खाने का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उस वक्त आप इलिक्विड हैं। कंपनियों के साथ भी ठीक यही होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी लंबी अवधि की कहानी है और लिक्विडिटी आज और अभी की हकीकत है। तो इस लिक्विडिटी को मापने के लिए हमारी जासूसी किट में कौन सा टूल है? इसके लिए स्रोत करंट रेशियो का जिक्र करता है। ये कंपनी की शॉर्ट टर्म संपत्ति यानी करंट एसेट्स की तुलना उसकी शॉर्ट टर्म देनदारियों करंट लायबिलिटीज से करता है। आसान भाषा में, अगले 1 साल में हमारे पास कितना कैश आने वाला है और अगले 1 साल में हमें कितना कैश चुकाना है। अच्छा, नियम यह है कि ये रेशियो 2.1 के आसपास हो, यानी हर 1 रुपए के कर्ज के लिए आपके पास 2 रुपए की संपत्ति हो। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। ठीक है, तो कंपनी मुनाफा भी कमा रही है और अपने रोजमर्रा के बिल भी चुका सकती है, यानी वो आज के लिए तो स्वस्थ है। लेकिन ये तो छोटी दौड़ की बात हुई। लंबी रेस का घोड़ा कौन है, ये कैसे पता चलेगा? मेरा मतलब है कि आप कंपनी अगले 5-10 साल तक टिक पाएगी? मुझे लगता है स्रोत में इसके लिए सॉल्वेंसी या शोधन क्षमता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एकदम। यहां जो बात दिलचस्प है वो है दृष्टिकोण में बदलाव। लिक्विडिटी एक 100 मीटर की दौड़ है, जबकि सॉल्वेंसी एक मैराथन है। ये कंपनी की लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के बारे में है और इसे जांचने का सबसे बड़ा पैमाना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। यह देखता है कि कंपनी के पास जो कुल पैसा है उसमें से कितना बाहर वालों का मतलब कर्ज है और कितना मालिकों का यानी इक्विटी। कर्ज, ये तो हमेशा बुरा नहीं होता है ना? कई कंपनियां तो कर्ज लेकर ही तेजी से आगे बढ़ती हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। थोड़ा कर्ज लेना, जिसे फाइनेंस की भाषा में लिवरेज कहते हैं, वो विकास को रफ्तार दे सकता है। ये एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह है। लेकिन अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है और जरा सा भी झटका, जैसे ब्याज दरों का बढ़ना या बिक्री में कमी, उसे पटरी से उतार सकता है। तो ये रेशियो सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि कंपनी के जोखिम लेने की भूख और उसकी सहनशीलता का भी एक्सरे है। ये एफिशिएंसी वाला हिस्सा मुझे हमेशा से आकर्षित करता है। मुझे लगता है कि 2 कंपनियां एक जैसा मुनाफा कमा सकती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एक कंपनी दूसरी से बेहतर है। ये बेहतर होने का पैमाना क्या है? क्या ये एफिशिएंसी यानी दक्षता से जुड़ा है, जो कि स्रोत का अगला उद्देश्य है? बिल्कुल। एफिशिएंसी मैनेजमेंट की क्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कंपनी अपने संसाधनों जैसे पैसा, मशीनें, सामान का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है। स्रोत में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। यह मापता है कि एक कंपनी अपने गोदाम में रखे माल को कितनी तेजी से बेच पाती है। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब माल कितनी जल्दी बिक रहा है। हाँ, सोचिए एक मोबाइल फोन की दुकान है जो हर महीने अपना पूरा स्टॉक बेच देती है, और वहीं दूसरी तरफ एक फर्नीचर की दुकान है जिसका एक सोफा सेट बिकने में 6 महीने लग जाते हैं। जाहिर है, मोबाइल फोन की दुकान अपनी इन्वेंट्री को लेकर ज्यादा कुशल है। उसका पैसा माल में फंसा नहीं रहता, बल्कि घूमता रहता है और ज्यादा कमाई करता है। जिस कंपनी का माल पड़ा पड़ा धूल खा रहा है, वो एक तरह से अपने पैसे को जाम करके बैठी है। लेकिन क्या ये इन्वेंट्री टर्नओवर वाला आइडिया हर बिजनेस पर लागू होता है? जैसे कोई विंटेज वाइन बेचने वाला है, उसका तो माल सालों तक शेल्फ पर ही पड़ा रहेगा। क्या इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस अकुशल है? ये एक शानदार सवाल है और ये हमें सीधे अगले उद्देश्य की ओर ले जाता है, प्रदर्शन की तुलना करना। कोई भी अनुपात अपने आप में अधूरा है। एक वाइन कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक सुपरमार्केट से कम ही होगा, और ये ठीक भी है। इसलिए किसी भी रेशियो की असली ताकत तुलना करने पर ही सामने आती है। स्रोत बताता है कि तुलना 2 तरह से होती है। एक, कंपनी के अपने पिछले प्रदर्शन से, क्या उसका टर्नओवर रेशियो पिछले साल से बेहतर हुआ है, और दूसरा, उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से। अच्छा, मतलब क्या हमारी वाइन कंपनी दूसरी वाइन कंपनियों के मुकाबले अच्छा कर रही है? बिल्कुल। संदर्भ के बिना हर आंकड़ा अर्थहीन है। तो संदर्भ ही सब कुछ है, और जब हम इस तरह से तुलना करना शुरू करते हैं तो जाहिर है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। यहीं से निर्णय लेने में सहायता वाली बात आती होगी, है ना? हाँ, ये सभी उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चेन की तरह। तुलना करने के बाद ही तो आप कोई फैसला लेंगे।
एक निवेशक के तौर पर जब आप देखते हैं कि एक कंपनी का प्रॉफिट रेशियो लगातार बढ़ रहा है और अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर है, तो आप उसमें निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। और बैंक शायद लोन देने से मना कर दे। हाँ, एक बैंक जब देखता है कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, तो वो और लोन देने से मना कर सकता है। और एक मैनेजर जब देखता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर गिर रहा है, तो वो बिक्री बढ़ाने या स्टॉक कम करने के लिए कदम उठाता है। ये रेशियो सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए गाइड बुक है। मतलब ये एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है। जैसे डॉक्टर हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को देखकर बताते हैं कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, या हमें अगले उद्देश्य पर लाता है, वित्तीय कमजोरी का पता लगाना। बिल्कुल, इन अनुपातों के ट्रेंड्स को देखकर समस्याओं को बड़ा होने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो साल दर साल 2 से फिर 1.5 फिर 1.1 पर आ रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है। ये एक तरह की अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो मैनेजमेंट को बताती है कि सावधान, आगे चलकर कैश की किल्लत हो सकती है। घटता हुआ मुनाफा या बढ़ता हुआ कर्ज, इस सब भविष्य की बड़ी समस्याओं के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। और जब हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चल जाता है, तभी हम भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं, जो कि स्रोत का अंतिम उद्देश्य है। योजना और पूर्वानुमान यानी प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कोई भी व्यापार अपने वर्तमान को समझे बिना भविष्य की योजना कैसे बना सकता है? अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी गाड़ी अभी कितना माइलेज दे रही है, तो आप ये अनुमान कैसे लगाएंगे कि अगली यात्रा में कितना पेट्रोल लगेगा? ये अनुपात बजट बनाने और वित्तीय पूर्वानुमान तैयार करने के लिए एक ठोस आधार देते हैं। पिछले प्रदर्शन और दक्षता को समझकर एक कंपनी भविष्य के लिए यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है, न कि सिर्फ हवा में तीर चला सकती है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं, तो ऐसा लगता है कि रेशियो एनालिसिस कोई एक चीज नहीं है। ये किसी कंपनी की कहानी को अलग अलग एंगल से पढ़ने का एक तरीका है। प्रॉफिटेबिलिटी बताती है कि कहानी का अंत सुखद है या नहीं। लिक्विडिटी बताती है कि कहानी का हीरो आज जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। सही है। और सॉल्वेंसी बताती है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं। और एफिशिएंसी ये बताती है कि वो अपने रास्ते पर कितनी स्मार्ट तरीके से चल रहा है। ये एक बहुत अच्छा सारांश है। ये एक बहुमुखी टूलकिट है जो हजारों नंबरों वाले जटिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुछ समझने योग्य और कार्रवाई योग्य जानकारियों में बदल देता है। ये किसी एक तस्वीर के बजाय कंपनी की पूरी फिल्म दिखाता है, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक झलक। बिल्कुल, ये वास्तव में कच्चे आंकड़ों को लेकर उन्हें एक मतलब देता है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए है। अगर ये अनुपात किसी कंपनी के स्वास्थ्य संकेतों जैसे उसकी नब्ज जो कि लिक्विडिटी है, या रक्तचाप जो सॉल्वेंसी है, और तापमान यानी प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ये इनकी तरह है, तो क्या होता है जब ये संकेत विरोधाभासी संदेश देते हैं? उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई कंपनी बहुत लाभदायक हो, यानी उसका तापमान ठीक है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी बहुत खराब हो, मतलब उसकी नब्ज बहुत कमजोर है। एक डॉक्टर के रूप में आप किस संकेत को ज्यादा महत्व देंगे? और एक निवेशक के तौर पर कोई इन अलग अलग संकेतों को तौलकर कंपनी के समग्र स्वास्थ्य का आकलन कैसे करता है? ये सोचने वाली बात है।